हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल त्रिपाठी। आप देख रहे हैं बायो मंत्र। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। तो चलिए देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। फिर इसको किन किन समूहों में वर्गीकृत किया गया है और किन किन इरा में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा या बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात ऐसे जीव जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए एक विशेष प्रकार के ऑपरेटस की या यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो चलिए, माइक्रो जो बायोलॉजी है दो शब्दों से मिलकर के बना है, माइक्रो प्लस बायोलॉजी। अर्थात माइक्रो का अर्थ है टीनी और माइन्यूट, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म, और बायोलॉजी का अर्थ है टू स्टडी ऑफ बायो लाइफ। अर्थात ऐसे जीव जो बहुत देखने में सूक्ष्म हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनका जो साइंटिफिक अध्ययन है या इनकी जो स्टडी है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी टर्म पहली बार लुईस पास्चर ने दिया था। यह टर्म पहली बार लुईस पास्चर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने बताया था कि नेचर में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते या हम सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। ऐसे जीवों को माइक्रोब कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का इतिहास काफ़ी पुराना है। प्राचीन समय से ही इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज देखने को मिलता है किताबों में अगर देखते हैं तो। माइक्रोबायोलॉजी को पहली बार जो इसको डिफाइन किया था सूक्ष्म जीवों को, उनका नाम था वारो एंड कालूमेला। वारो एंड कालूमेला ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1 BC लगभग आज से 2000 साल पहले इन्होंने बताया था कि प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो महामारी जैसी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। और उन्होंने इन सूक्ष्म जीवों को एनिमालिया माइन्यूटा कहा। क्या कहा इन्होंने? सूक्ष्म जीवों को एनिमालिया माइन्यूटा कहा। अर्थात ऐसे छोटे छोटे जीव जो दिखाई नहीं देते लेकिन एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी में क्रिएट करते हैं, उन्हें माइक्रोब कहा जाता है। देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहीं से समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीव। तो साधारण सी परिभाषा है कि ऐसे जीव जिनको हम सामान्य आँखों से नहीं देख सकते या नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि नेक्ड आई का मतलब ऐसे नहीं कि आप जैसे आपने चश्मा पहन लिया या आपने क्या कर लिया, आँख बंद कर लिया तो आपको दिखाई दे जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका अर्थ है ऐसे जीव जिनको हम इन सामान्य आँखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इसके बारे में अभी हम डिटेल जब हम इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बताएंगे तब समझाएंगे। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से इन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो इसको ऐसे समझते हैं आप, हमारे प्रकृति में चारों तरफ बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो हवा में, पानी में, मिट्टी में, इस सरफेस में, यहाँ तक कि इस व्हाइट बोर्ड में, ठीक है, इस मार्कर में, प्रत्येक जगह पर ये छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। और इन्हीं जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है या माइक्रोब कहा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक वाटर ड्रॉप में लगभग 10,000 वायरस, 1,000 बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। इसी प्रकार हमारी बॉडी में आपको पता है कितनी सारी कोशिकाएं होती हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल पाई जाती हैं। अर्थात बहुत ही अधिक, करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी में लगभग 30 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपको आश्चर्य होगा
कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी मात्रा 30 ट्रिलियन से भी अधिक होती है। हमारी बॉडी में लगभग 39 ट्रिलियन 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में खुद के निवास करते हैं। ये जीव हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों प्रकार का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इनमें से 1% ही ऐसे बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव हैं जो बीमारी उत्पन्न करते हैं, बाकी हमारे बॉडी को या हमारे शरीर के विभिन्न बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने समूहों में विभाजित किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अब देखते हैं इनको कितने समूहों में विभाजित किया गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, आप ऐसा समझ लीजिए कि सपोज दैट आपके पास क्या है, कई सारे कलर की बॉल्स हैं। सपोज दैट आपके पास रेड बॉल हैं, आपके पास ब्लैक बॉल हैं, और इस तरह से आपके पास इन बॉल्स का समूह है। ठीक है, आपके पास ब्लू बॉल है, हमारे पास तो अभी 2 ही कलर अवेलेबल हैं, ये ब्लू बॉल है, और ये जो समूह है बॉल्स का, ये इनको आपको कैटेगराइज करना है। अगर आपको सही से जानना है तो आप कैसे इनको कैटेगराइज करते हैं या इनको कैसे आप क्या करते हैं, समूहन करते हैं, तो आप सरलता से क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे, सबसे सरल तरीका अपनाएंगे कि इन बॉल्स को अलग अलग समूहों में, अलग अलग कलर की बॉल्स को अलग अलग समूहों में सेपरेट कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म जीवों को भी सेपरेट करने का या अलग अलग ग्रुप में सेपरेट किया गया है। सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन है, वो जो वास्तविक जो इसके बारे में अध्ययन शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ, ये शुरू हुआ आपका जो ये अध्ययन शुरू हुआ 15वीं या 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इसके बाद ही इसका अध्ययन क्या हुआ, सही तरीके से शुरू हुआ। या यूं कह सकते हैं कि जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई उसके बाद ही सूक्ष्म जीवों का वास्तविक अध्ययन संभव हो पाया। चलिए देखते हैं। तो हमने अभी बताया कि कैसे इनको कैटेगराइज किया गया है। तो पूरे जो माइक्रोब हैं या समस्त माइक्रोब हैं, इनको 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। देखेंगे थोड़ा सा, जो समस्त अभी जैसे हमने वर्गीकरण का तरीका बताया कि आपके कई ग्रुप ऑफ माइक्रोब हैं, इनको आपको अगर आसानी से अध्ययन करना है तो अलग अलग शेप साइज के माइक्रोब को या समानता दर्शाने वाले माइक्रोब को एक ही समूह में आप रखते हैं। माइक्रोब को निम्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, माइक्रोब को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए तो माइक्रोब को निम्न 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है, निम्न 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। और इन समूहों का हम अभी आगे इसी सीरीज में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। तो इन ग्रुप में सबसे जो पहला ग्रुप है वो वायरोलॉजी है, अर्थात जो माइक्रोब हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी को सिस्टमैटिक तरीके से समझने के लिए इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है वायरोलॉजी, दूसरा है बैक्टीरियोलॉजी, तीसरा है माइकोलॉजी, चौथा है फाइकोलॉजी, और नेक्स्ट है प्रोटोजूलॉजी। तो इन 5 समूहों में हम पढ़ेंगे, अलग अलग समूहों में माइक्रोब को निम्न 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है वायरोलॉजी, दूसरा है बैक्टीरियोलॉजी, तीसरा है माइकोलॉजी, चौथा है फाइकोलॉजी और 5वां है प्रोटोलॉजी। चलिए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, फिर डिटेल में हम आगे इनके लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। पहला जो है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का क्या अर्थ है, आप जब देखते हैं किसी भी शब्द के अंतर्गत अगर लॉजी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक या साइंटिफिक अध्ययन। चलिए इसको समझते हैं। ऐसे जीव या
वायरस का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। वायरस एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो एसेलुलर संरचना वाले होते हैं, अर्थात अकोशिकीय संरचना वाले होते हैं। इनमें कोशिका जैसी संरचना नहीं होती, केवल जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। ऐसे जीवों को वायरस कहा जाता है। इनका अध्ययन जो है वो वायरोलॉजी कहलाता है। दूसरी देखते हैं, जो दूसरा ब्रांच है, जो दूसरा ग्रुप है, उसे बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? बैक्टीरिया का। आपने प्रीवियस क्लासों में अध्ययन किया होगा कि बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु क्या होते हैं। इसमें हम दोनों प्रकार के जीवाणुओं का, कुछ जीवाणु जैसे लाभदायक होते हैं, कुछ जीवाणु हानिकारक होते हैं, दोनों का अध्ययन करेंगे। तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे। तीसरा जो हमारा ग्रुप है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का अर्थ है कवक विज्ञान। तो इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? माइकोलॉजी में ऐसे कवक जो माइन्यूट हैं या जो कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक है, जो नेक डाई से हमें नहीं दिखाई देते हैं या उनकी संरचना को हम नहीं देख पाते हैं, तो उनको किसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे? माइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी अर्थात जो नेक्स्ट चौथा आपका समूह है वो कौन सा है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करेंगे, अर्थात ऐसे शैवाल जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उनका अध्ययन करेंगे, तो उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी के अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ। तो इन निम्न 5 समूहों का हम अध्ययन करेंगे, जिसको हम आगे ग्रुप वाइज डिटेल से समझेंगे। तो आपने देखा भी कि माइक्रोब को निम्न समूहों में या माइक्रोबायोलॉजी को निम्न ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है वायरोलॉजी, जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है। फिर बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन। माइकोलॉजी, ऐसे कवक जो सूक्ष्म है, संरचना में नेक डाई से नहीं देख सकते हैं। फिर है फाइकोलॉजी, अर्थात ऐसे शैवाल जो देखने में माइक्रोस्कोपिक है, उनका अध्ययन। फिर जो लास्ट ग्रुप है आपका प्रोटोजूलॉजी, जिसमें माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनका अध्ययन किया जाता है। तो आपने देखा अभी कि कितने ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसको ऐसे ही स्टेप वाइज समझते जाना। हालांकि ये बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, आगे इसका भी डिटेल करवाएंगे। देखते हैं इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो अब माइक्रोबायोलॉजी का हमने बताया कि इसका टाइम काल बहुत पुराना है। प्राचीन समय से ही सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं और उनका अपना इम्पोर्टेंस भी है। कुछ सूक्ष्म जीव के अंदर बीमारी फैलाने का काम करते हैं तथा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी हैं। तो देखते हैं कि कैसे सूक्ष्म जीवों को अलग अलग समय में विभाजित किया गया है, समय पीरियड में। ठीक है, तो वो देखते हैं। जो इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अर्थात माइक्रोबायोलॉजी का जो अध्ययन है वो किस किस ग्रुप में किया गया है, तो इसको देखते हैं। जो इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है अर्थात टाइम पीरियड ऑफ माइक्रोब। माइक्रोब के अध्ययन का जो समय काल है उसको 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 4 समूहों में देखते हैं। पहला जो अर्लियर, अभी जो हमने जस्ट पहले बताया था कि प्राचीन समय से ही, आज के 2000 सालों पहले, तब भी क्या होता था, महामारी जैसी बीमारियां उत्पन्न होती थी और हमारी कम्युनिटी में क्या होते थे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मास डेथ हो जाती थी जीवों के, अर्थात समूहों में जीवों की मृत्यु हो जाती थी। तो इसके वो जो पीरियड है वो क्या कहलाता है? डिस्कवरी इरा। डिस्कवरी इरा में सबसे पहले जो प्राचीन समय से लेकर के
15वीं शताब्दी तक का, 15 से 16वीं शताब्दी का जो समय है, अर्थात प्राचीन समय से लेकर के 15 से 16वीं शताब्दी तक का जो समय है उसे डिस्कवरी इरा कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इरा है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन इरा। अर्थात माइक्रोबायोलॉजी का संक्रमण काल। इस समय आपको एबायोजेनेसिस थ्योरी, जॉन टिंडल आपको पढ़ने को मिलेंगे, फ्रांसिस्को रेड्डी पढ़ने को मिलेंगे जिन्होंने बायोजेनेसिस थ्योरी दिया था। तो वो देखने को मिलता है ये समय जो अवधि है क्या कहलाता है? ट्रांजिशन इरा कहलाता है। ये 16वीं से 17वीं शताब्दी का जो समय है ये क्या कहलाता है? ट्रांजिशन इरा कहलाता है। नेक्स्ट है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इरा है माइक्रोबायोलॉजी में, सबसे ज़्यादा जो वर्क हुआ है वो कौन से इरा में हुआ है? गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जैविकी का स्वर्ण काल। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किस समय पीरियड को गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है और कौन सा वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या कौन सी खोज गोल्डन एज से संबंधित है तो उसे, या स्वर्ण काल से संबंधित है तो इसे गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा। जो ये समय है ये 1850 से 1910 के बीच का जो समय है, लगभग 60 वर्षों का, इसे गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इसमें सबसे, इसको गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय पर सबसे ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में कार्य हुआ। इस समय आपको जो पढ़ने को मिलेंगे लुईस पास्चर मिलेंगे, लुईस पास्चर मिलेंगे, यहीं पर आप पढ़ेंगे रॉबर्ट कोच, फिर यहीं पर आपको एडवर्ड जेनर पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो लुईस पास्चर और सबसे ज़्यादा जो योगदान है इस समय रॉबर्ट कोच और लुईस पास्चर है। यहीं पर आपको विभिन्न प्रकार की वैक्सीनों की खोज हुई, यहीं पर आप जर्म थ्योरी पढ़ेंगे, यहीं पर आपको पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो सूक्ष्म जीवों के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा वर्क हुआ वो कब हुआ? इसी काल में हुआ, इसलिए इसको सूक्ष्म जैविकी का या माइक्रोबायोलॉजी का स्वर्ण काल कहा जाता है। लास्ट जो इरा है आपका वो है एज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अर्थात 1920 के बाद का जो समय है, एंटीबायोटिक्स का जो डिस्कवरी हुई उसके बारे में, फिर वन जीन वन एंजाइम थ्योरी आई, आपके डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आई, डबल हैंडेड स्ट्रक्चर आई। तो आपको इसके बारे में यहाँ देखने को मिलेगा। तो जो रिसेंट टाइम है माइक्रोबायोलॉजी का जो वर्तमान समय चल रहा है उसे एज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। आपने अभी समझा माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी को कितने समूहों में पढ़ते हैं, अर्थात उनको समूहों के आधार पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में अभी पढ़ा। इसके बाद आपने देखा कि इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को प्राचीन समय से लेकर के अब तक कितने समय अवधि में विभाजित किया गया है, वो इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, जिसमें आपने 4 इरा पढ़े, डिस्कवरी इरा, ट्रांजिशन इरा, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और एज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।